हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज चल रहा है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू का लिंक एंड प्रीवियस वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें हमने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस फेस करती है। और आज के इस टॉपिक रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टीज में हम यह डिस्कस करने जा रहे हैं कि उन चैलेंजेस को किस तरह से रिफॉर्म किया जा सकता है। रिफॉर्म का सिंपल मीनिंग होता है इम्प्रूवमेंट या सुधार। तो आज के इस वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि उन चैलेंजेस को दूर करने के क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है कि जिससे वह चैलेंजेस एवरी पॉलिटिकल पार्टीज में दूर हो जाएं। तो इसमें सबसे पहला चैलेंज जो आता है वह आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में वह रिफॉर्म आते हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है वह यह कोशिश करती है कि पॉलिटिकल पार्टीज के वह सभी चैलेंज जो हैं वो दूर हो जाए, जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वह पॉलिटिकल पार्टीज में हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसके लिए जो सबसे पहले गवर्नमेंट ने पहला रिफॉर्म बताया है वह है एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस। अब ये डिफेक्शन क्या होता है और एंटी डिफेक्शन क्या होता है बच्चों, ये टू अलग अलग वर्ड्स हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिफेक्शन। डिफेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें अक्सर जो कैंडिडेट हैं वो क्या करते हैं कि इलेक्शन में जीतने के बाद वह किसी भी पार्टी में जाकर मिल जाते थे। मान लीजिए इलेक्शन किसी एक पार्टी से लड़ा और इलेक्शन जीत भी गए, और इलेक्शन जीतने के बाद जो अदर पार्टी है वह पार्टी उसको पैसा देकर या उसको यह लालच देकर कि अगर आप हमारी पार्टी में आ जाओगे तो हम आपको मिनिस्टर बना देंगे। तो पैसे और पोजीशन के लालच की वजह से कोई कैंडिडेट जो है वह दूसरी पार्टी में जाकर मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफेक्शन। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है एंटी डिफेक्शन लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी कैंडिडेट अब इलेक्शन के बाद इजीली जो है वो दूसरी पार्टी में जाकर नहीं मिलेगा, और अगर वह मिलता है तो उसकी जो पोजीशन है वो उससे ले ली जाएगी, उसकी उस एरिया की सीट जो है वो उससे ले ली जाएगी। वह पर्सनली दूसरी पार्टी में जाकर मिल सकता है, लेकिन उस पार्टी की जो सीट है वह उसके साथ नहीं जाएगी। सेकेंड जो रिफॉर्म गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है वह है द एफिडेविट रिक्वायरमेंट। अब ये एफिडेविट क्या होता है? एवरी कैंडिडेट जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, उस कैंडिडेट को अपने बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एक एफिडेविट में लिखकर देनी होगी। अब उस एफिडेविट में क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं? उस एफिडेविट में उसे यह बताना होगा कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। सिर्फ उसके पास नहीं, उसकी फैमिली में उसकी वाइफ या बच्चों के पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी एजुकेशन क्या है, और अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, पास में कभी चला था या अभी भी चल रहा है, तो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड जो है उसे लिख कर देना होगा इस एफिडेविट में। अब इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे हमारे जैसे कॉमन वोटर्स को यह पता चल जाता है कि जिस पर्सन को हम चूज़ करने जा रहे हैं या वोट देने जा रहे हैं उसकी जन्मपत्री क्या है, उसका बायोडाटा क्या है, क्या वो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला पर्सन है। और अगर अचानक वो किसी तरह से बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है तो उससे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि जब आप इलेक्शन लड़े थे तो आपने अपनी प्रॉपर्टी इतनी बताई थी और अचानक आपकी प्रॉपर्टी में इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट कैसे हो गया। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वह किसी कैंडिडेट से पूछी जाती है इस एफिडेविट के थ्रू। है थर्ड रिफॉर्म में इलेक्शन कमीशन ने यह कंपलसरी कर दिया है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी को रेगुलरली इंटरनल इलेक्शन होल्ड करने होंगे। इंटरनल इलेक्शन क्या होता है ये हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो एवरी पार्टी को इंटरनल इलेक्शन होल्ड करने होंगे। साथ ही भी कह दिया है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी मेंबर्स का एक रजिस्टर मेंटेन करेगी, और साथ ही एवरी पॉलिटिकल पार्टी को अब इनकम टैक्स रिटर्न भी देना होगा।
नेक्स्ट रिफॉर्म जो है वह यह है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी पार्टी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर 1/3 सीट्स जो हैं वीमेन कैंडिडेट को प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट रिफॉर्म जो है वह यह हो सकता है कि इलेक्शन के टाइम पर इलेक्शन कमीशन जो है वह कैंडिडेट को फंड प्रोवाइड करे। अब ये फंड कैश भी हो सकता है, पेट्रोल दिया जा सकता है, पेपर प्रोवाइड किए जा सकते हैं, टेलीफोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं। अब मन में आता है कि भाई इससे क्या होगा? इन सब चीज़ों से यह होगा कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इससे ज़्यादा खर्च करती है, जो फंड इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड किया था उससे ज़्यादा खर्च करती है, तो उससे क्वेश्चन किया जा सकता है कि भाई आपको फॉर एग्जांपल 25 लाख रुपए इलेक्शन लड़ने के लिए दिए थे, लेकिन जो आप दिखा रहे हैं, जो दिख रहा है वह इससे ज़्यादा है, तो आप बताइए इतना पैसा आपने कहाँ से खर्च करा। इससे क्या होगा कि इलेक्शन के टाइम पर जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया जाता है उसे भी रोका जा सकता है। इसका एक फ़ायदा और भी है, ऐसे अच्छे लोग जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं लेकिन वह इलेक्शन नहीं जीतते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, तो ऐसे अच्छे लोगों को जब गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा तो ये लोग भी जो हैं इलेक्शन लड़ सकेंगे और जीत के अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे। तो ये भी एक रिफॉर्म की तरह से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो रिफॉर्म हो सकता है वह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में वोट कास्टिंग शुड मेड कंपलसरी इन ईच इलेक्शन। एवरी पर्सन के लिए जिनकी एज 18 एंड अबव 18 है उन सब के लिए वोट डालना कंपलसरी कर दिया जाए। आपने यह देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पर अक्सर यह देखा जाता है कि भाई महाराष्ट्र में 72% वोटिंग हुई, या उत्तराखंड में 69% हुई, या मध्य प्रदेश में 80% हुई, बिहार में 85% हुई, और कहीं कहीं तो 55%, कहीं 50% ऐसा दिखाया जाता है। इसका मतलब है अगर कहीं पर 55% वोटिंग हुई है टोटल, तो इसका मतलब है 45% लोगों ने वोट कास्ट ही नहीं किया, वोट ही नहीं डाला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में वोट कास्ट करना एवरी सिटीजन की ड्यूटी भी है और राइट भी है। तो इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि जो लोग जो हैं वोटिंग वाले दिन घूमने चले जाते हैं और वोट कास्ट नहीं करने जाते हैं, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को एवरी पर्सन जिसकी एज 18 एंड अबव 18 है उनके लिए वोट कास्ट करना कंपलसरी कर देना चाहिए, तभी जाकर जो है सही डिसीजन निकलेगा। नेक्स्ट रिफॉर्म जो आता है वह यह हो सकता है कि इलेक्शन के टाइम पर अक्सर देखा गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज जिस एरिया में इलेक्शन हो रहे हैं उस एरिया में किस कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं, रिलीजन के ज़्यादा रहते हैं, या ओबीसी हैं, एससी हैं या एसटी हैं, इस तरीके का डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से ही टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्शन कैंपेनिंग होती है और डिफरेंट ग्रुप को जो है डिफरेंट तरीके से ब्राइब किया जाता है, लालच दिया जाता है। तो ये कंपलसरी कर दिया जाए कि इस तरीके का जो डेटा गवर्नमेंट के पास होता है वह इन पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोवाइड ना किया जाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो सभी को कॉमन तरीके से जो है वो इलेक्शन होंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो कास्ट, रिलीजन और क्लास के हिसाब से जो वोट डाले जाते हैं या पॉलिटिक्स की जाती है वह नहीं होगी। तो ये थे कुछ गवर्नमेंट द्वारा अडॉप्ट किए हुए रिफॉर्म्स और कुछ सजेस्टेड रिफॉर्म्स। अब कुछ और रिफॉर्म्स भी हम डिस्कस करते हैं। बच्चों, ऐसा देखा जाता है कि ये सभी रिफॉर्म्स के बारे में एवरी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छे से जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी वह लोग इन रिफॉर्म्स को अडॉप्ट नहीं करते हैं और वही पुराने तरीके से पॉलिटिक्स करते रहते हैं। लेकिन अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रेशराइज किया जाए कि अगर वह इन रिफॉर्म्स को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम आपको वोट नहीं देंगे, और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को मीडिया के थ्रू, पब्लिक रिलीज के थ्रू यह प्रेशराइज करें कि आपको इन रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करना है, तभी जाकर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इन रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करेंगी और तभी जाकर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। नेक्स्ट जो सबसे अच्छा सजेशन ये है कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। बहुत से अच्छे लोग हैं जो घर में बैठकर, पेपर पढ़कर, न्यूज़ देखकर अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, लेकिन बाहर बैठकर
इस गंदगी को दूर नहीं किया जा सकता। अगर हम पॉलिटिक्स में चेंज चाहते हैं, अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते हैं, तो अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरीके से तभी रिफॉर्म हो सकती है जब उस पार्टी में एक्टिव, इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो हैं वह पार्टिसिपेट करें। तो ये थे कुछ ऐसे सजेशंस जिसकी थ्रू हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म कर सकते हैं या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब तक इस चैप्टर में हमने जो भी टॉपिक डिस्कस करे हैं उसके बारे में हम एक बार और बात कर लेते हैं, जैसे कि मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, पार्टी सिस्टम जिसमें हमने डिस्कस किया था 1 पार्टी, 2 पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। इसके बाद हमने डिस्कस किया था विच पार्टी सिस्टम इज बेटर। नेक्स्ट जो टॉपिक था वह था टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि नेशनल और स्टेट पार्टीज़ क्या होती हैं, इनकी क्या डिफरेंसेस हैं और इनके क्या सिंबल्स होते हैं। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने डिस्कस किया था चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ और आज हमने डिस्कस किया रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इसी के साथ ही आज का जो हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज़ वह फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इस चैप्टर के MCQ का लिंक और प्रीवियस वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये सभी टॉपिक्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।